हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 12 होने वाला है, जे एक्सप्रेसवे सीरीज का। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार लास्ट टाइम हमने गॉस लॉ को समझा था और हमने ये बात करी थी कि गॉस लॉ का यूज करके हम कुछ सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और कुछ तरह की सिमेट्री जो हम इसमें आगे देखने वाले हैं, वो हमने डिस्कस भी करी थी लास्ट क्लास में। तो शुरू करते हैं। और मैंने ये बताया था कि इसके बीच बीच में हम कुछ चार्ज रिलेटेड पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि बॉडी पर और कंडक्टर और चार्ज रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिनका यूज यहाँ पर आने वाला है। तो ये हम बीच बीच में साथ साथ डिस्कस करेंगे और कुछ कुछ बॉडीज की साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन भी करते जाएंगे। तो उसी में आगे बढ़ते हैं यार। तो आज हम सबसे पहले एक कंडक्टिंग शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। मेरे ख्याल से ये हमने पहले भी कर लिया है वैसे एक बार कूलम्ब लॉ के टाइम पे, या हमने शायद उस समय केवल पोटेंशियल किया था या जो भी है। बट आज हम पूरा करने वाले थे, पोटेंशियल भी हम डिस्कस कर रहे होंगे और इसके अलावा हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं यार। तो हेडिंग डाल सकते हो। तो ये उसी का कंटिन्यूशन है जो हमने वेरियस बॉडीज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का वो जो था। ठीक है, उसी में तो पहली बॉडी इसमें होगी। ठीक है, हेडिंग डाल सकते हो। एक मिनट। हाँ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ थिन वॉल्ड कंडक्टिंग शेल। सरफेस ऑफ थिन वॉल्ड कंडक्टिंग शेल विद रेडियस आर। तो आओ देखते हैं। हम्म। तो बेसिकली हमारे पास एक थिन वॉल्ड कंडक्टिंग शेल है इस टाइप का। ठीक है, ये स्फेरिकल शेल है ये। ठीक है, लिख भी सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो। स्फेरिकल शेल, इस पर कुछ क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और चार्ज तुम भी जानते हो कि क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसके सरफेस पर चार्ज हो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और वो भी आउटर सरफेस पर होगा। ये हम क्यों होगा ये हमने कल डिस्कस कर लिया है। तो इस तरीके से क्यू चार्ज इसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और इसका रेडियस जो हमें गिवन है दैट इज कैपिटल आर। ठीक है, ये भी गिवन है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ठीक है, अब इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, तो देखो तीन जगह हो सकती है। ठीक है, एक तो है इनसाइड, कि सर इसके कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। फिर एक होगी तुम्हारी सरफेस पर, जो यहाँ पर एकदम हो गई। ठीक है, और एक तुम्हारा कोई आउटर पॉइंट है, सपोज यहाँ पर पॉइंट पी, तो यहाँ पर आउटसाइड, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो एक एक को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनसाइड की बात कर ले। इनसाइड तो तुम्हें भी पता है किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो इसको तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो कि, एक मिनट यार, हाँ, इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है। तो ये तो क्लियर हो गई पहली चीज। ठीक है, अब सरफेस पर आते हैं, है ना। सरफेस पर आने के लिए हम क्या करेंगे कि वेरी क्लोज टू सरफेस हम एक शेल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से सरफेस के जस्ट बाहर। इसको एक मिनट में प्रॉपर ड्रॉ कर लूं फिर दिखाता हूँ। ठीक है, ये है वेरी क्लोज टू सरफेस इस तरीके से। ठीक है, ये है, इसको लिख सकते हो यहाँ पे गॉसियन सरफेस। क्या हुआ, वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर हम गॉस लॉ लिखे, ठीक है, तो इसके लिए अगर हम गॉस लॉ लिखते हैं तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई बार
सरफेस डॉट ds बार इज इक्वल टू अंदर कितना चार्ज है यानी कि Q है और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो गया। अब तुम्हें एक चीज पता होगी कि इस स्फेरिकल शेल के लिए भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ऐसा ही होगा सरफेस पर। बेसिकली अगर मैं सरफेस के पॉइंट को लिखना चाहूँ तो मैं एक दो बना दे रहा हूँ, एक दो। सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हमने डिस्कस भी वैसे कर रखा है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगी। ठीक है, और हमारे सारे डीएस वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर ही है, तो ई बार डॉट डीएस बार सिंपली ई डीएस हो जाएगा क्योंकि कॉस जीरो बन जाएगा, तो वो कॉस जीरो वन हो जाएगा। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई सरफेस का मॉड, ये हो गया डीएस बार का मॉड, और इसके बाद हमारा कॉस हो जाएगा 0 डिग्री यानी कि 1 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी, ये बहुत बार हम पहले कर भी चुके। ठीक है, अब यहां से हम क्या करें कि ई बार सरफेस को सीधे सीधे बाहर निकाल लेता हूं मैं। ठीक है, ऐसे, और इंटीग्रेशन डीएस बचेगा अंदर। ठीक है, डीएस बार के मॉड को मैंने डायरेक्टली डीएस लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, अब इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो ईएस और इंटीग्रेशन डीएस तुम्हारा क्या बनेगा, इस गॉसियन सरफेस का एरिया। और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या होगा, अगर स्फीयर का रेडियस आर है तो इसको भी हमने जस्ट क्लोज तो लिया था, तो हम इसको भी आर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस गॉसियन सरफेस का एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर। अरे एक मिनट, हाँ, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया, तो जो तुम्हारा ई सरफेस यहां से निकल करके आएगा वो होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, तो इसको तुम अब यहाँ पे नोट कर लो कि जो सरफेस पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हो गया। ठीक है, और डायरेक्शन तुम जान ही रहे हो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो वो डायरेक्शन देख ही ली तुमने फिगर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपना तीसरा केस बचता है ये आउटर पॉइंट। जैसे ये एक बाहर पॉइंट था, तो मैं चलो इतनी दूर पॉइंट लेंगे तो अपने को थोड़ा सा दिक्कत आएगी फिगर बनाने में, तो मैं थोड़ा अंदर पॉइंट लेता हूँ। तो एक मैं ऐसे गॉसियन सरफेस ले रहा हूँ इस तरीके का। ठीक है, ये है अपना गॉसियन सरफेस। ठीक, इस तरीके से इसको हटा दो, है ना। सपोज यहाँ पर पॉइंट है एक, यार, हाँ, सपोज दिस, ये तुम्हारा पॉइंट है, और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस में कुछ स्मॉल आर बोल देता हूँ। ठीक, तो अब हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। अपने को एक चीज पता है कि पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही होगी। ठीक है, ये चीज हमें पहले से पता होगी तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे, और ये हमें पता भी है कि फॉर आउटर पॉइंट ये पॉइंट लाइक चार्ज की तरह बिहेव करता है या ऐसा कुछ। ठीक है, तो इतना हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी। ठीक है, और किसी और पॉइंट पर जैसे सरफेस पर लिखना हो तो वो उस तरीके से तुम लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इस पॉइंट का अपने को पता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है सरफेस के। तो अब हम इसके लिए अगर ये गॉस लॉ लिखे येलो वाले गॉसियन सरफेस के लिए, तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई बार आउट डीएस बार डॉट, है ना, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अंदर चार्ज कितना है सरफेस के, इस सरफेस के अंदर केवल यही चार्ज तो है जो स्फीयर का चार्ज है, तो ये भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब फिर वही, क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस बार, तो तुम यहाँ से सिंपली लिख सकते हो ई आउट इंटीग्रेशन डीएस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन डीएस क्या बनेगा, 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। इस सरफेस का एरिया मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, तो यहां से तुम इसको लिख सकते हो ई आउट इंटू 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से तुम्हारा ई आउट जो निकल करके आएगा वो बनेगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ई आउट तुम्हारा क्या निकल करके आया, ई आउट तुम्हारा निकल करके आया क्यू बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ई इन तुम्हारा निकल करके आया क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर। और सर ये ई इन नहीं था, ये सरफेस था। और ई इन तुम्हारा निकल करके आया क्यू, सॉरी, ई इन तुम्हारा निकल करके आया 0। तो यहां से तुम्हें क्या पता चलता है कि फॉर आउटर पॉइंट्स इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। कुछ तो दिक्कत आ रही है यार। अरे, चलो ठीक है, कोई नहीं, हटाओ। सिचुएटेड एट द सेंटर, ये भी लिख दो। सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक। और पोटेंशियल की बात वैसे हम शायद कर चुके हैं, तो पिछले लेक्चर अगर तुमने नहीं देखे हैं तो एक बार देख लेना, बट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फिर भी। आउटसाइड पोटेंशियल जो होता था तुम्हारा, वो होता था क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। वी सरफेस होता था तुम्हारा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। और यही तुम्हारा अंदर के हर पॉइंट का भी होता था पोटेंशियल। तो ये बात हम वैसे ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, जहाँ पोटेंशियल की बात की थी। तो अगर नहीं देखा है तो उसको देख लेना कि क्यों होता है ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। ठीक है, तो एक चीज और कर लेते हैं यार। सपोज तुम्हारे पास ये एक स्फीयर है। ठीक, एक मिनट यार, है ना, ठीक है, ये बन गया। अब ये इसका सेंटर है। एक मिनट, इसको सेट कर दें पहले। ठीक है, ये इसका सेंटर है। यहाँ से हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। बेसिकली हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, पोटेंशियल का ग्राफ शायद हमने पहले बनाया हुआ है या जो भी है, चलो अभी देख लेते हैं। सपोज, एक मिनट, इधर किधर गया यार। हाँ, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और ये थोड़ा सा हो गया हमारे लिए पोटेंशियल के लिए। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, हाँ, इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसी के नीचे इसलिए बनवा रहा हूँ ताकि तुम्हें इजी हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली स्फीयर में वही 3 रीजन है। ठीक है, ये इनसाइड रीजन, फिर सरफेस और फिर आउटसाइड। तो जहां पर ये सरफेस और आउटसाइड ये अलग हो रहे हैं, ये टेंजेंशियल होगा यहाँ से। अरे यार, ये क्या है। ठीक है, जहां से ये सरफेस अलग हो रहे हैं, ये इस तरीके से होगा, तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ अभी के लिए। एक मिनट, है ना, तो इसको इस तरीके से अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं, कि वो हमने अभी डिस्कस की है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियल डिस्टेंस। तो जैसा कि तुमने देखा कि अंदर के पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ठीक है, तो इस पूरे रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली 0 बना दो यार। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। या इसको इससे दिखा दूं क्या, को थोड़ा सा इजी पड़ेगा। अरे यार, क्या हो रहा है। कलर चेंज कर देता हूँ यार, रुको। ठीक है, इससे दिख नहीं रहा, थोड़ा सा वाइट ले लेता हूँ। तो ये हो गया, अंदर के पॉइंट के लिए 0 हो गई। सरफेस पर तुम्हारी होगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सपोज ये वैल्यू है, ये हो गई तुम्हारी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब क्योंकि ये आर स्क्वायर के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये पैराबोलिकली यहाँ से आगे वेरी करेगी। और जैसे ही आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, तो ई टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से इसका ग्राफ आगे चला जाएगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। पोटेंशियल की बात करते हैं। तो सरफेस का तुम्हारा जो पोटेंशियल था, वो क्या था, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और
अंदर के सारे पॉइंट्स के लिए भी वही सरफेस वाला ही पोटेंशियल था, तो वो ये रहेगा। क्लियर हो गया। फिर यहां से फिर वही, अब ये आर से इनवर्सली वैरी कर रहा है तुम्हारा, क्या कहते हैं, रेडियल डिस्टेंस से पोटेंशियल इनवर्सली वैरी कर रहा है। तो ऐसे यहाँ पर भी जैसे ही आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, तो वी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, और ये वैरी कुछ इसी तरीके से करेगा। ठीक, और ऐसे इसका ग्राफ चला जाएगा। तो ये है तुम्हारा पोटेंशियल वर्सेस रेडियल डिस्टेंस का ग्राफ। तो आई होप क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ये तीन रीजन है, ये वाला है तुम्हारा आर लेस देन आर, ये आर इक्वल टू आर, ये आर ग्रेटर देन आर। आर लेस देन आर इक्वल टू आर ग्रेटर देन आर। ठीक, तो ये तीनों रीजन के लिए हमने पोटेंशियल एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ ड्रॉ कर लिए हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ते हैं। ठीक। हम्म। तो और डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फीयर के अंदर जीरो होती है, मतलब जैसे एक कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, हमने अभी बात करी थी। ठीक है। तो उसका प्रूफ शायद मैंने नहीं दिया था, है ना। मैंने इतना बोल दिया था कि पोटेंशियल क्योंकि सेम होता है हर जगह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए होता है। बट उसको हम एक तरीके से प्रूव भी कर सकते हैं, तो वो भी तुम एक बार को समझ लो। वहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारे आगे काम आएगा, वो हम डिराइव भी करेंगे यहीं से। तो देख लेते हैं। तो सपोज ये है तुम्हारा एक स्फीयर, इस पर इस तरीके से क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। थोड़ा सा इस पर फिगर में मत जाना, क्योंकि फिगर थोड़ा सा खराब बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से। और चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, जिससे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक। तो इसके लिए लिख सकते हो यार कि सपोज अ चार्ज क्यू इज गिवन टू शेल। सपोज अ चार्ज क्यू इज गिवन टू शेल, it is uniformly distributed on its outer surface as shown. It is uniformly distributed on its outer surface as shown. तो अपने को प्रूफ क्या करना है कि ई बार पी इक्वल टू जीरो होगा। कोई एक पी पॉइंट पकड़ो इसके अंदर। सपोज मैंने एक पॉइंट पकड़ा, ये है पी पॉइंट। तो यहाँ पर मुझे ई बार पी जीरो है, ये प्रूफ करना है। ठीक है। ओके। तो इसको प्रूव करने के लिए ना तुम्हें एक चीज पहले समझनी पड़ेगी, एक चीज होती है सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे साइड में लिखा रहा हूँ। ठीक है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, ये अगर तुम समझ जाओगे तो फिर तुम इसको प्रूव कर लोगे, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे आगे तक काम आएगा। तो सपोज तुम्हारे पास एक कोन है। ठीक है, इस तरीके का, ये उसका बेस हो गया। और ये है तुम्हारा कोन, पॉइंट पी, ये हो गया इसका एपेक्स। ठीक है। और बेसिकली ये बहुत छोटा है। ठीक है। तो ये चीज जो है इसका, इसको मैंने बोल दिया रेडियस आर। ठीक है। और ये है तुम्हारा डीएस, नीचे वाले सर्कुलर सरफेस का एरिया डीएस। ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल सबटेंडेड होगा ना, यहाँ पर एक सॉलिड एंगल होगा जो होगा डी ओमेगा, और इसको तुम लिखोगे डीएस अपॉन आर स्क्वायर। मतलब ये डीएस जो इसका इस सरफेस का एरिया अपॉन आर स्क्वायर, आर जो कि यहाँ से डिस्टेंस है इस डीएस की। ठीक है। तो इस तरीके से तुम सॉलिड एंगल लिख सकते हो एक कोन के लिए। ये छोटा सा कोनिकल एलिमेंट है। बेसिकली इसका यूज यहाँ कैसे आएगा, ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक, जैसे ये पॉइंट पी है, तो यहाँ से इसी तरीके का तुम एक एलिमेंट लो, इसके सरफेस पर डीएस डीएस टाइप का, तो इसको मैंने बोल दिया ऐसे डी एस वन टाइप का एलिमेंट। ठीक है। और इसी के ऑपोजिट, सेम इन्हीं को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से। इसी के ऑपोजिट, इसी बॉडी पर तुम एक और एलिमेंट लो, ये हो गया तुम्हारा डी एस टू। ठीक। और यहां से यहां तक की जो तुम्हारी ये डिस्टेंस है, इसको मैंने बोला है आर वन। और जो इसी को इधर इस साइड में जो डिस्टेंस आएगी, इसको मैंने बोला है आर टू। ठीक है। ओके।
अब इस डी एस वन वाले एलिमेंट की वजह से, जो ऊपर डी एस वन वाला हमने एलिमेंट बनाया है ये, इसकी वजह से जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। एक मिनट यार, दूसरा कोई कलर यूज करते हैं, है ना। इसकी वजह से तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो, अरे यार कौन सा, इसमें कौन सा कलर दिखेगा, व्हाइट ही ले लेता हूँ यार, चलो। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तुम्हारी इस डायरेक्शन में होगी, इसको मैं बोलता हूँ E1 बार। और इस डी एस टू वाले एलिमेंट की वजह से जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में इसके अपोजिट होगी, इसको मैं बोलता हूँ E2 बार। ठीक, ओके। तो अब जरा E1 बार लिखते हैं पहले तो, है ना। E1 बार का मॉड जो है, मतलब E1 लिख देता हूँ सिंपली, वो हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू DS1, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा चार्ज इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, बाई R1 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको तुम लिख सकते हो DS1 बाई R1 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा के सिग्मा DS1 बाई R1 स्क्वायर को मैं ओमेगा बोल दे रहा हूँ। ठीक है, जो कि सॉलिड एंगल होगा सबटेंडेड बाई दिस DS1 वाला एलिमेंट। तो ये होगा तुम्हारा डी ओमेगा। ठीक है, और सेम इस वाले का भी जो सॉलिड एंगल होगा ये भी डी ओमेगा होगा, ये तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इसी लाइन को एक्सटेंड करके बने। सॉलिड एंगल बेसिकली तुम समझ रहे हो ना, कि कोन के ऊपर सॉलिड एंगल उस टाइप की चीज है, थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा। तो सॉलिड एंगल दोनों के लिए डी ओमेगा ही होगा, ये चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। तो वही ये यहाँ पर DS1 बाई R1 स्क्वायर के सिग्मा डी ओमेगा बेसिकली। हम्म, ये बनेगा तुम्हारा E1। E2 बनाते हैं। E2 बनेगा तुम्हारा के सिग्मा DS2, ये हो गया चार्ज बाई R2 स्क्वायर। और ये अगेन तुम्हारा बन जाएगा के सिग्मा, और DS2 बाई R2 स्क्वायर भी तुम्हारा डी ओमेगा बनेगा। तो के सिग्मा डी ओमेगा, के सिग्मा डी ओमेगा, दोनों ये बने। ठीक है, तो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू के सिग्मा, सॉरी के सिग्मा डी ओमेगा, देयर फॉर ईपी इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसलिए किसी भी पॉइंट पर तुम इस तरीके से कंडक्टर के अंदर लिखना चाहो तो तुम ये चीज प्रूव कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, इस तरीके से। बस पॉइंट पकड़ने वाला ये था कि इन दोनों एलिमेंट्स से जो कोन्स बन रहे हैं ये छोटे छोटे, इन दोनों के लिए डी ओमेगा जो है वो सेम होगा, क्योंकि वो सेम ही लाइंस को एक्सटेंड करके बनाया गया। तुम समझ भी सकते हो, दो कोन्स इस तरीके से अगर सेम लाइंस से बना रहे हैं तो उनका सॉलिड एंगल सेम होगा। और किसी कोण के लिए सॉलिड एंगल लिखते कैसे हैं, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि डी ओमेगा इक्वल टू DS/R²। तो डीएस होता है तुम्हारा ये वाला सर्फ, ये वाला एरिया, और आर तुम्हारा रेडियल डिस्टेंस, मतलब उस एरिया का पॉइंट से डिस्टेंस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो स्फीयर का केस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म होता है। ठीक है, एक चीज और बस बच रही थी, तो वो भी देख लो। ठीक है, इस तरीके का तुम्हारा अगर स्फीयर है, एक मिनट, अरे यार बच जाना भाई, कुछ तो दिक्कत आ रही है। हाँ, बन गया। ठीक, ये तुम्हारा एक स्फीयर है जिस पर इस तरीके से चार्ज क्यू विथ सिग्मा चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। ठीक है, यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, मान के चलना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, वरना हर जगह फिर कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से। अब अगर वेरी क्लोज टू सरफेस हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे थे, है ना, यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में आ रही थी, और ये हो रही थी तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी हो रही थी, के क्यू बाय कैपिटल आर था ना इसका रेडियस, यहाँ पे लिख देता हूँ R² यानी कि क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², है ना। क्यू को मैं अब सिग्मा इंटू एरिया लिख दूं, तो इसको इस तरीके से लिखता हूँ, सिग्मा इंटू 4 पाई R²। अरे यार, एक मिनट, ठीक है, रुक जाना भाई। सिग्मा इंटू 4 पाई R² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। तो R² पाई, हाँ तो यार मैं ही कह रहा था कि इस तरीके से ये 4 पाई R² कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये तुम्हारा बचेगा केवल कितना, सिग्मा बाय
एप्सिलॉन नॉट। तो वेरी क्लोज टू सरफेस स्फीयर पर अगर तुम कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहे हो तो वो इस तरीके से होगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये डायरेक्टली भी तुम कहीं कहीं यूज कर सकते हो, ऐसे किसी भी पॉइंट पर तुम लिख सकते हो, ठीक है। ये था पॉइंट पर। तो ये हो गया, ठीक। और अंदर तो जीरो है ही, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। हम्म। अच्छा, एक पॉइंट और है, बट अगर ये ना समझ में आए तो अभी तुम छोड़ देना, ठीक है, इसको मैं डाइपोल के टाइम पे फिर से बताऊंगा। बट अभी एक बार मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है, एक ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। तो जैसे सपोज हमने बोला कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ठीक। और ऐसा हमने इसलिए भी बोला था क्योंकि जो है अंदर पोटेंशियल पूरे उसका सेम होता है। सपोज ये तुम्हारा कोई इस तरीके का मेटल कंडक्टर है, ठीक है, मेटल कंडक्टर है, इसके सरफेस पर, ठीक है, सपोज अभी इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, ये एक ऐसा कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक। अब हमने क्या किया, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ला के रख दिया जिसमें एक ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक, ई नॉट बार। तो होगा क्या ना कि कंडक्टर्स में चार्ज मूव तो कर सकते हैं। तो अब क्या होगा इस पर, जैसे हमने चार्ज इंडक्शन की बात करी थी एकदम पहले लेक्चर में, तो होगा क्या कि इसकी पूरी बॉडी पर, क्योंकि अंदर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही चाहिए, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, तो चार्ज तुम्हारा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि प्लस चार्ज तुम्हारा पूरा जैसे इधर चला गया इस तरीके से, और माइनस इस तरफ आ गया। तो अंदर अगर तुम कोई भी पॉइंट पकड़ो, सपोज ये एक पॉइंट पी है ना, तो इस पॉइंट पर तुम्हारा एक तो होगी ई नॉट बार इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्चुअली प्रेजेंट है, और एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस प्लस माइनस कॉम्बिनेशन के चक्कर में, वो होगी इसके ऑपोजिट, ई बार इंड्यूस्ड। तो होगा क्या कि ई बार इनसाइड इज इक्वल टू ई बार, ये इनसाइड था, इंड्यूस को मैं आई एन डी लिख दे रहा हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, ई बार इंड्यूस्ड प्लस ई नॉट बार, मतलब बेसिकली वेक्टोरली ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन जीरो देगा, है ना। ये है, तो अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी इस कंडक्टर में जितनी ये है, और अंदर के पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो स्फीयर वाले सारे केसेस तुम्हारे हो गए। अब जैसा कि मैंने बोला था कुछ कंडक्टर की प्रॉपर्टीज हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे, तो वही है। तो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम और बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन और कुछ चार्ज और कंडक्टर की और प्रॉपर्टीज है वो हम डिस्कस करेंगे आगे एक दो लेक्चर्स में, तो वो चलता रहेगा। अगर तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी हो यार तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जितना कर सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल को अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो यार मुझे व्यूज से उतना फर्क नहीं पड़ता कितने भी व्यूज आए, बट हाँ अगर ये कंटेंट तुम्हारे लिए वैल्यू ऐड कर रहा है तो एक बार कमेंट में हार्ट जरूर डाल के जाना, और अगर वीडियो एंड तक देखा है तो डन कमेंट कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में तुम पूछ सकते हो, बट साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग, बाय।